Hello students, today we are going to start new topic which is Ohm's law। आप सभी लोग इसके बारे में क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं हम। What is Ohm's law? According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end at constant pressure, temperature, stress, etc. तो ओम्स लॉ बताता है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। कब? जब उस वायर के या कंडक्टर के प्रेशर को, टेम्परेचर को और स्ट्रेस और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कांस्टेंट रखेंगे, तब कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उस पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। इट मीन्स अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो हेयर वी हैव V मीन्स वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो हमने ये इक्वल का साइन लगाकर यहाँ R कांस्टेंट यूज़ किया, वेयर R इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो R रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, उसकी प्रॉपर्टी है और ये बताता है हमें कि हाउ मच करंट चेंजेस ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करने पर किस तरह से करंट की वैल्यू चेंज होती है। यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है कि जैसे वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज हो जाएगा या करंट चेंज करेंगे तो वोल्टेज में चेंज होगा। ये R कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे हम कि रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच कंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी हुआ करती है जिसकी वजह से वो कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। इसे हम R से नोट करते हैं, फॉर्मूला हुआ करता है V अपॉन I। इस फॉर्मूले से आता है ओम्स लॉ वाले V इक्वल्स टू आई आर, से R निकालेंगे तो I डिवाइड में चला जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I विच इज़ कॉन्स्टेंट। V अपॉन I एक रेशियो होता है और एक कंडक्टर के लिए यानी सेम कंडक्टर के लिए रेशियो कांस्टेंट रहा करता है। इसका ग्राफ हम अगर बनाते हैं, V और I के बीच का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो V और I के बीच का ये जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन आता है, जो ये बताता है कि जब हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता चला जाता है और उनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये शो करता है कि हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी कि अगर पहले हमारे पास 5 वोल्ट का था तो मान लो करंट 1 एम्पियर था, फिर 5 से हमने 10 वोल्ट कर दिया तो ये करंट 2 एम्पियर हो जाएगा, फिर 10 से 15 वोल्ट कर देंगे तो करंट 3 एम्पियर हो जाएगा। मतलब जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में करंट बढ़ेगा। वोल्टेज को डबल कर देंगे करंट भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज को ट्रिपल कर देंगे करंट भी ट्रिपल हो जाएगा। मीन्स ये रेशियो सेम रहता है। तो R कांस्टेंट रहता है किसी भी मटेरियल के लिए और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट होती है ओम और सिंबल ये होता है ओमेगा। इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा और ऐसा यूनिट को हम क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं। ये जॉर्ज साइमन ओम नाम का जो साइंटिस्ट था जिसने ओम्स लॉ दिया था उसके नाम के ऑनर में इसकी यूनिट को ओम रखा गया है। तो ओम्स लॉ बताता है, इसके बारे में हमने अभी जाना, ओम्स लॉ बताता है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है और हर एक कंडक्टर की एक अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती है जो उसके अंदर से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो अब हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को किन किन बातों का असर पड़ता है। तो सबसे पहला असर पड़ता है लेंथ पर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी कोई भी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर 2 वायर हैं मेरे पास, सेम मटेरियल के हैं, सेम मोटाई के हैं, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जिसकी लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और हमें ये बात याद रखनी है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है
करंट को फ्लो होने में उतना ही फेस करना पड़ता है, यानी करंट उतनी डिफ़िकल्टी के साथ फ्लो करता है। तो लॉन्ग वायर होगा उसमें करंट वीक फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब होता है थिकनेस। ये जो दिख रहा है ये पेन का ये साइड का ये वाला जो सर्कुलर ये पार्ट है इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस होता है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। मीन्स वायर जितना ज़्यादा थिक होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और वायर जितना ज़्यादा थिन होगा, पतला होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए ज़्यादातर जो मेन लाइंस होती हैं हमारी उनके वायर थिक बनाए जाते हैं जिससे कि उसमें करंट ईजिली फ्लो कर सके। थिक वायर में करंट ईजिली फ्लो करता है और अच्छा करंट फ्लो करता है। तीसरा हुआ करता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल का मतलब है अगर मेरे पास सेम लेंथ और सेम थिकनेस के दो वायर हैं, एक आयरन का है एक कॉपर का है, तो दोनों ही वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। आयरन वाले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और कॉपर वाले वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये मटेरियल जो है आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये सब तरह के मटेरियल के जो वायर होते हैं कि एल्युमिनियम का है या कॉपर का है, तो उन मटेरियल पर भी वायर की रेजिस्टेंस डिपेंड किया करती है। लेंथ और एरिया पर तो डिपेंड करती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उसके नेचर मटेरियल पर भी डिपेंड किया करता है। और फोर्थ हुआ करता है टेम्परेचर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड किया करता है। जो सॉलिड कंडक्टर्स हुआ करते हैं हमारे, उनका टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाया करता है। लेकिन एक हमारे पास दूसरे मटेरियल हुआ करते हैं सेमी कंडक्टर, जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में हुआ करती हैं। उन मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। तो रेजिस्टेंस मटेरियल्स का टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। सॉलिड कंडक्टर्स यानी जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, और जो सेमी कंडक्टर्स हुआ करते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड किया करता है। अब बात आती है हमारी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हुआ करता है जैसे अभी हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यानी थिकनेस के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड कर बताता है उसकी थिकनेस को। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पर भी डिपेंड करता है। यहाँ डायरेक्टली है, यहाँ इन्वर्सली है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों इक्वेशन को, यानी दोनों को एक साथ लिख दिया। तो एक साथ लिखने पर ये आया हमारा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L/A, यानी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और ये रेसिप्रोकल में है A, तो मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ पर ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने यहाँ पर फिर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर अब नया कांस्टेंट है तो इसको रो, इसको क्या पढ़ते हैं अब रो, जो पी के जैसे दिख रहा है ये पढ़ता जाता है रो, RHO, रो है इसका नाम। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं RHO, रो। तो वेयर रो इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये वायर की रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। और अगर इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रो जो निकल कर आएगा R/A डिवाइड बाई L। तो फिर रो इक्वल्स टू R/A डिवाइड बाई L। ये रेजिस्टिविटी आ जाया करती है। अब रेजिस्टिविटी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या देते हैं हम, अगर मैंने लेंथ को मान लिया 1 मीटर और एरिया को मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ये जो रो है वो R के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो उस वायर का रेजिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर थिकनेस और 1 मीटर लेंथ वाले वायर का रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी बताता है। ये डेफिनेशन में दे रखी है यहाँ पे। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर। इसकी SI यूनिट हुआ करती है ओम मीटर और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आया करता है डिफरेंस, यानी एक रेजिस्टेंस पढ़ा हमने और एक रेजिस्टिविटी पढ़ी, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो दोनों में मतलब सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है हमें, ये भी रेजिस्टेंस है ये भी रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी
1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वायर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाया करती है, यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाया करती है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है जब ये सेम है? तो डिफरेंस ये है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर वाइल रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की, यानी जो कंडक्टर है उसकी लेंथ, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, जबकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर कि वो आयरन का बना हुआ है, निकल का बना हुआ है या किस मटेरियल का बना हुआ है। रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, बट जो रेजिस्टिविटी है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर होता है। अगर मेरे पास सेम मटेरियल के दो वायर हैं, चाहे दोनों की लेंथ अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों वायर का मटेरियल सेम है तो उन दोनों ही वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे बिकॉज लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। और अगर मेरे पास दो डिफरेंट मटेरियल के वायर्स हैं और दोनों की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बराबर है तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मटेरियल पर। तो ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमारा ओम्स लॉ से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हो गए यहाँ तक, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इसके आगे कुछ टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे।